नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की उठाई मांग। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का किया स्वागत। कहा केंद्र सरकार के फैसले से किसानों को मिलेगा लाभ। अनलॉक 1 की घोषणा होते ही टिकट काउंटरों पर लगी भीड़। टिकट वापसी के लिए टिकट काउंटरों पर लोगों की लग रही है भीड़। टिकट काउंटर पर पैसे की कमी से लोगों की बड़ी मुश्किलें। और प्रशासन के खिलाफ फूटा कपड़ा व्यापारियों का गुस्सा। सड़क पर उतरकर व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। शासन प्रशासन से की कपड़े की दुकान खोलने की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर कांड में आरोपी विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी को लेकर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक पप्पू पांडे को बीजेपी और सरकार दोनों मिलकर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या है वजह इसकी? अभी तक बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार मामले की लीपापोती में जुटी हुई है और बिहार में अपराध का बोलबाला हो गया है। लेकिन गोपालगंज मामले को लेकर बिहार के डीजीपी अभी तक चुप क्यों है? साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस विधायक अमरेंद्र पांडे को 3 महीनों के कॉल डिटेल और व्हाट्सएप डिटेल चेक कर ले, जिससे विधायक अमरेंद्र पांडे के कनेक्शन उजागर हो सके। पहला जो वीडियो जो दिखाया गया है उसमें गोपालगंज के व्यवसायी श्री रामाश्रय सिंह खुशवाहा, जो वहां के कारोबारी थे, उनके भाई का वीडियो है। आपको पता है कि 1 साल पहले इसका मर्डर हुआ था, लेकिन अभी तक जो है, जैसा कि उनके भाई ने वीडियो के माध्यम से बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस वीडियो में रामाश्रय खुशवाहा के भाई ने अपनी जो है आप लोगों को सुनाने का काम किया। दूसरा जो वीडियो जो हमने दिखाया वो है वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, गोपालगंज जिले के वरिष्ठ नेता हैं। उनका नाम है शिव कुमार उपाध्याय। शिव कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि जेडीयू के विधायक जो पप्पू पांडे हैं उन्हें गोलियों से छलनी करने की धमकी दी थी। और तीसरा जो वीडियो है वो है अनिल तिवारी जी का। अनिल तिवारी जी की हत्या हुई। हम जानना चाहते हैं अनिल तिवारी जी जो है, जिसका जिक्र हम लोगों ने गवर्नर साहब से में मिलकर के सीबीआई जांच का जो है मांग की थी। तो ये तीनों जो वीडियो है ये सोशल मीडिया में काफी वायरल है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यहां पर नेता और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार पर उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, जो गोपालगंज नरसंहार को लेकर के जो एक पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जिसको कई राजनीतिज्ञों ने कहा कि एक कास्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन बेसिकली तेजस्वी ने बहुत ही बुद्धिमानी से इसको क्या किया कि कास्ट पॉलिटिक्स से इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना दिया। अगर आज के पीसी को देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने मतलब इसको इंटेंशनली इस ओर मोड़ा है कि हम सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज नरसंहार तो ना कहें, ट्रिपल मर्डर केस कहें, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में ही उनपे आरोप लगा था कि वो यादव जाति के वोटों को पाने के लिए उनकी राजनीति कर रहे थे। और ये आवाजें सिर्फ जदयू से या बाकी जगहों से नहीं, उनके महागठबंधन के जो नेता हैं, महागठबंधन में जो नेता हैं जीतन राम मांझी हमके, उन्होंने भी लगाया था। और इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने कहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि उसके बाद वो नौबतपुर गए, नौबतपुर के बाद मोकामा गए और दोनों जगह पे जाकर के जो यादव जाति के, गैर यादव जाति के लोग जो इस लॉ एंड ऑर्डर के शिकार हुए, उनकी बात भी की, उनकी आपत्ति सुनी, उनको आश्वासन दिया और कहा कि हम आपकी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलवाएंगे। आज जो उन्होंने पीसी की है उसमें मुख्य रूप से उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जो
जदयू के विधायक आरोपी हैं, उन पे कई आरोप ऐसे हैं जो संगीन है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा वीडियो के थ्रू एक प्रेजेंटेशन दिया और जिसमें बताया इसमें बीजेपी के नेता जिनकी हत्या हुई है उनके बारे में भी उन्होंने मसला उठाया और कहा यह जा रहा है कि चूंकि बीजेपी के एक नेता जो है भूमिहार जाति से आती हैं, तो कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि वो भूमिहार जाति का कार्ड भी खेल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी का स्पष्ट रूप से कहना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं बिहार में कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष के नाते जो है वो इस बात को उठाना चाह रहे हैं। तो ये बात जो है आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये टर्न दिखा। उन्होंने कोशिश की कि हमको सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स का आरोप न लगे बल्कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा इशू बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने इस बात को उभारने की कोशिश की। कंचन, साथ ही यहाँ पर अजय सबसे बड़ा सवाल उठता है जिस तरीके से राज्य सरकार पर यहाँ पर उन्होंने निशाना साधा और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर लीपापोती कर रहे हैं और यही वजह है जिसकी वजह से अभी तक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि पप्पू पांडे के तार जो है गोपालगंज में बहुत सारी आपराधिक घटनाएं जो हुई हैं उससे जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके सरकार इन्हें बचा रही है और इसके पीछे कारण है कि अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि पप्पू पांडे के पिछले 3 महीने का कॉल रिपोर्ट निकाला जाए और ये भी देखा जाए कि पप्पू पांडे ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए बिहार सरकार के 3 अपराधियों के साथ वो संपर्क में रहे, तो ये जानकारी भी लोगों के सामने आनी चाहिए या फिर पता होना चाहिए लोगों को कि ये देखिए किस तरह से अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। तो उनका स्पष्ट जो आरोप है वो सत्ता पक्ष पे ये है कि आप जो है जानबूझ करके ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और इसमें आपके अधिकारी भी शामिल हैं। तो इस तरह से सरकार के साथ साथ उनके अधिकारी भी इसके लिए दोषी पाए गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें आपको कि उन्होंने बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बीजेपी के बारे में कहा कि बीजेपी जो है अपने नेता हैं उनकी बात को नहीं सुन रही है, उनके नेता भी मारे जा रहे हैं, उनके परिवार परिजनों को भी उचित न्याय नहीं मिल रहा है। वो गोपालगंज के पहले हुए मर्डर के केसेस का भी हवाला दे रहे थे जिसका प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा इस गोपालगंज मर्डर केस से इतर उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है उसमें 2 फाड़ है। बीजेपी में 2 फाड़ इसलिए है क्योंकि एक तरफ जो है संजय जायसवाल जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि 9 जून को अमित शाह जो है एक रैली करने वाले हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल रैली या फिर ऑनलाइन रैली करना चाहते हैं या डिजिटल रैली करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई रैली बात नहीं है। तो वो एक तरह से मतलब एक फुल टॉस उन्होंने मतलब बॉल को उठाने की कोशिश की है। देखते हैं कि सत्ता पक्ष इसको कैसे रिएक्ट करता है, उनकी गिरफ्तारी हो पाती है नहीं या राजनीतिक माहौल कितना गर्म होता है। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने स्वागत किया है। प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में 50% से 85% मूल्य वृद्धि किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले लोन की क्रेडिट लिमिट बढ़ाए जाने और भुगतान की अवधि बढ़ाए जाने से भी किसानों को काफी लाभ मिलेगा। मुझे जानकर काफी प्रसन्नता हुई है कि भारत सरकार ने कल केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले में देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए खरीफ के 14 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से लेकर 83% बढ़ाने का जो फैसला लिया है, इससे किसानों के में खुशी की लहर है और मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मुझे जानकारी मिली है कि हमारे किसान जो कृषि कार्य हेतु जो ऋण प्राप्त करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उसकी भी जो ऋण जो लोन है उसको भुगतान करने की अवधि बढ़ाई गई जा करके है। इन दोनों विषय को लेकर मैं राज्य के किसानों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि बधाई देते हैं और साथ साथ इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने स्वागत किया है। प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की
खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में 50% से 85% मूल्य वृद्धि किसानों के लिए वरदान साबित होगा। तो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, यहाँ पर किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर है जिसमें 14 फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने कल एक फैसला लिया था जिसमें जो 14 फसलें हैं खरीफ की, उनके समर्थन मूल्य को 50% से लेकर 83% तक बढ़ाया गया है। यानी एक काफी ज्यादा जो कहा जाए कि फसलों का जो समर्थन मूल्य होता है वो मूल्य होता है जिससे बाजार के दाम तय होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है तो किसानों को बहुत फायदा होगा और जब ये अपनी फसल बाजार में लेके जाएंगे तो उनको ज्यादा दाम मिलेंगे। उसके अलावा केंद्र सरकार ने एक ये भी फैसला लिया है कि जो किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिया जाता था उसको 3 लाख तक बढ़ा दिया गया है। उसमें ब्याज भी 4% तक लिमिटेड कर दिया गया है। यानी पहले 9% तक ब्याज लग जाया करता था, लेकिन अब उसकी सीमा बढ़ा दी गई, समय सीमा बढ़ा दी गई है और लोन का विस्तारित कर दिया गया है। यानी किसानों को अब सस्ता लोन मिल सकेगा अपने खेतों के लिए। एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत खबर है, क्योंकि जिस कोरोना काल में जो राहत पैकेज था उसका एक अंग है ये, और इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और बिहार के किसान, जो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर सिर्फ खेती पर ही सब कुछ निर्भर है, तो काफी ज्यादा बिहार को फायदा होने वाला है। साथ ही यहाँ पर एक और सबसे अहम सवाल है शशांक, जिस तरीके से किसान काफी वक्त से परेशान थे और जिस तरीके से ये फैसला उनके पास पहुंचा है, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें भी राहत हुई है और खुशी की लहर भी उनके अंदर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा ये जो फैसला जब लागू होगा तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, यहाँ पर कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पर जो किसानों को उनकी फसल का ज्यादा दाम मिलेगा और फसल लगाने में जो उनको सस्ता ब्याज, सस्ता कर्ज मिल रहा है कम ब्याज पर और लंबी अवधि के लिए, तो वो काफी ज्यादा फायदा होगा। और किसान जो 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसान है बिहार में और करीब 4 करोड़ करीब छोटे किसान और मझोले किसान है, तो बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर हैं। और अगर ये केंद्र की सहायता या केंद्र की राहत उन तक पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा किसान खुश होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लॉकडाउन की वजह भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद हो गया है, लेकिन अनलॉक 1 की घोषणा के बाद रेल परिचालन शुरू कर दिए गए हैं। वहीं टिकट काउंटर खोलने पर टिकट वापस करने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से बड़े शहर में जाने के लिए टिकट की बुकिंग ना के बराबर हो रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन में टिकट कैंसिल करने वालों की भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। टिकट कैंसिल करने वाले लोगों को टिकट कैंसिल कराने के बाद मिलने वाले पैसे के लिए थोड़ी परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लोग टिकट बुकिंग के लिए नहीं आ रहे, जिसके कारण काउंटर कर्मी को पैसे रिटर्न करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से टिकट कैंसिल कराकर पैसे लेने के लिए यात्री घंटों इंतजार करने को मजबूर है, उसे देखकर ये लगता है कि अभी चीजों को एक बार फिर से पटरी पर आने पर वक्त लग सकता है। यहाँ हम टिकट को कैंसिल कराने के लिए आए थे, फिर पुनः बनाने के लिए भी आए थे, तो मेरा बन गया है। 18/4 को जाने का था, कोरोना के चलते हम जा नहीं पाए, कैंसिल हो गया। और हम पुनः 18/7/2020 को जाने का है और 22/7/20 को आने का है। कहाँ जाना है आपको? भभुआ से नहीं दिल्ली। हम पर टिकट कैंसिल कराने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला कि अभी पैसा नहीं है, कल आइए। कब का टिकट लिए हैं आप? टिकट कल के डेट का है, लॉकडाउन से पहले का, और कैंसिल कराने आए हैं, नहीं हो पाया। टिकट कैंसिल कराने के लिए आए थे। तो क्या समस्या क्या रहा है? टिकट कैंसिल कराने के लिए आए थे, जो कि हमको पैसा नहीं मिल पा रहा है। हमको कल ही का टिकट है, कल का टिकट आज कैंसिल नहीं हो पाया। बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा आने के बाद मिलेगा। कब मिलेगा इसकी कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ जाना था आपको? हमको फरीदाबाद जाना था। ये कब का टिकट है? लॉकडाउन से पहले का कराए हुए थे। ये गया कल लिए थे टिकट, नई दिल्ली से, तो आज कैंसिल कराने आए हैं। कहाँ लिए? इसका टाइम खत्म हो गया है ना, 6 तारीख को था मई में, तो ये हम लोग को वहाँ से ट्रेन नहीं मिली, हम लोग वहाँ से किसी तरह आए, तो मतलब कि टिकट कैंसिल कराने के लिए आए। 29 तारीख को चालू है। स्थिति है कि पैसा आया था डिवीजन से, लेकिन अभी खत्म हो गया है और टिकट बन रहा है, तो वही वापस हो रहा है पैसा। तो डिवीजन से पैसा आएगा तो सबको फुल रिफंड किया जाएगा। रिटर्निंग में बड़ा दिक्कत हो रहा है पैसा के अभाव में ना? पैसा के चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पैसा आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक कहाँ का टिकट रिटर्न हो रहा है? सब जगह का है, मुंबई का, दिल्ली का, सिकंदराबाद, सब जगह का टिकट है। जो लोग करवाया है सब टिकट हो रहा है। अच्छा, सबसे अधिक लोग ले कहाँ के रहे हैं टिकट इस समय जाने के लिए? आज का पूछिए तो आज आपको मुंबई का टिकट ज्यादा कटा है। तो वहीं लॉकडाउन में प्रभावित हो रहे व्यापारियों का गुस्सा अब प्रशासन की तरफ फूटने लगा है। ताजा मामला धनबाद का है, जहां पर कपड़ा व्यवसायी सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान व्यवसायियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उन लोगों ने सरकार के हर फैसले में साथ दिया है, लेकिन अनलॉक 1 के दौरान कपड़ा व्यवसायियों का ख्याल नहीं रखा गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार से अन्य दुकानों की तरह कपड़ा दुकानों के भी खोले जाने की मांग की है। जो कपड़ा व्यवसाय, जूता चप्पल, कॉस्मेटिक, सैलून, खिलौना, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो लॉकडाउन में सारे व्यापारी तन मन धन से सरकार को मदद किए, उसके बीच भी हम लोग से अन्याय किया गया, बाकी सब दुकान खोला गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमने क्या गुनाह किया जो हम लोग का छोड़ के बाकी सब खोल दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को भी जल्द से जल्द खोलने का आदेश दीजिए। हम लोग सारे व्यापारी रोड पर आ गए हैं, इस तरह आ गए कि हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है, भुखमरी छाया हुआ हम लोग को। किसी विरोध में नहीं है, लेकिन पूरे देश में दिल्ली जैसा अगर शहर में जो कि एकदम प्योर कंटेनमेंट जोन है, मुंबई में अगर कपड़ा का दुकान खुल सकता है, तो कपड़ा का दुकान धनबाद में क्यों नहीं खुल सकता है, जहाँ के कोरोना का जो है बहुत ही कम मात्रा है। तो ये तो हो गया कि मतलब व्यवसायी को जो है दबाएंगे, ये दबाने वाली नीति है, तो सरकार का विरोध होगा ही। अगर दबाने वाली नीति होगी तो आपका कैसा सहयोग रहेगा? हमारा तो पूरा सहयोग रहेगा। हम तो सरकार को भी बोलेंगे और हम जो प्रशासन को भी बोलेंगे कि भाई जिस तरह सब जगह खुल रहा है और भी शहरों में जहाँ पर जो प्रदेश में बहुत सारे मैंने 20-30 हज़ार मामला है,
यहाँ तो मात्र 200-400 मामला है, और उसके बाद धनबाद जैसा क्षेत्र में तो मतलब 50-60 मामला है, वो भी कहीं कहीं। तो वहीं लॉकडाउन का रोजगार पर नेगेटिव इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। मामला बोकारो का है, जहां पर फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के 100 कर्मियों ने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि शुरुआत में ये स्विगी के स्थायी कर्मचारी के रूप में काम किया करते थे, लेकिन अब इन कर्मचारियों को स्विगी द्वारा किसी अन्य कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स किया जा रहा है, जहां ना तो उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही अच्छी तनख्वाह मिल रही है। मजदूरों के हड़ताल पर जाने से बोकारो शहर में फूड डिलीवरी सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। है कि हम लोग जितने भी लोग हैं, जो भी 4 जोन बोकारो जोन के मिला के हम लोग कुल 100 लोग हैं, जो इस स्विगी में बीते 1-1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है ना कि जो हम लोग बीते 1-1.5 साल में काम कर रहे थे, तो हम लोग को जो बेसिक सैलरी होता है, मंथली इंसेंटिव्स होता है और हमारा मेडिकल फैसिलिटी है, वो सारा चीज़ हम लोग का आज से बंद कर दिया गया। और बीते लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो लॉकडाउन में भी हम लोग का सैलरी कम किया गया, तो फिर भी हम लोग लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन बस 4 जोन बोकारो जोन के लोग पूरे लॉकडाउन में उसी सैलरी में काम किए, कम करने के बावजूद। मंथ से ही, अप्रैल से ही इस तरह का पेमेंट हम लोग का जो है रोक दिया गया था, मंथली इंसेंटिव वगैरह नहीं आ रहा था। और मई में भी अभी फिलहाल वो इसी तरह का हालात है। और जो चल रहा है अगला पे आउट के लिए, वो जो है पिछले से बहुत ख़राब कर दिया गया है, जो कि हम लोग का मंथली इंसेंटिव था और मिनिमम गारंटी था और मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह था, वो सब कुछ हटा दिया गया है। और जिससे लगभग सारे स्विगी के जितने भी हमारे कलीग्स हैं, वो सारे के सारे परेशान हैं। इसमें बहुत दिक्कत हो रही है और मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने से दुर्घटना होने पर ज़्यादा रिस्क बनता है। तो हजारीबाग जिला प्रशासन जिले में रोजाना बढ़ रहे कोरोना के संक्रमितों की पहचान और उनके इलाज के प्रति तत्पर नजर आ रही है। बीते दिन कोविड-19 के 3 संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 2 मरीज संत कोलंबस कॉलेज यहां पर ट्रांजिट कैंप पहुंचे थे, जहां उनके सैंपल के पॉजिटिव आने के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं एक और व्यक्ति को कोविड-19 आरोग्य में भर्ती कराया गया है। चूंकि ये सभी लोग क्वारंटीन सेंटर में समय बिता के आए हैं, इसीलिए प्रशासन द्वारा हजारीबाग के किसी भी इलाके को यहां कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया। इस बात की जानकारी हजारीबाग के उप विकास आयुक्त विजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। केसेस मिले हैं, 3 केसेस में जितने सारे 3 लोग हैं वो कहीं बाहर से राज्य में आए हुए थे और उसके बाद जिले में आए हुए थे। एक व्यक्ति जो है वो मुंबई से चौपारण बस से आए हुए थे, उनके साथ बस में जो लोग थे उनका ट्रेसिंग किया गया है। उनके जो बगल में बैठे हुए थे उनका भी ट्रेसिंग हो रहा है। बाकी के 2 जो व्यक्ति थे वो सेंट कोलंबस ग्राउंड आए हुए थे और उनका वहाँ पे ग्राउंड में ही सैंपल लिया गया था। सैंपल लेने के बाद उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा था। सारे के सारे पेशेंट्स क्वारंटीन सेंटर में ही पाए गए हैं और मोस्ट ऑफ देम आर असिम्प्टोमेटिक इन नेचर। तो इन तीनों को शिफ्ट किया है। जो सबसे बड़े उम्रदराज है उनको हमने डेडिकेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। बाकी के पेशेंट्स हमारे हजारीबाग म्यूनिसिपल कॉलेज का हॉस्पिटल में है एंड सिचुएशन सेंटर। तो वहीं पूर्णिया में विवाहित रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला पूर्णिया के खजाची थाना क्षेत्र का है, जहां साक्षी नाम की महिला ने अपने पति, ननद और सास पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डाउरी एक्ट के तहत 30 लाख रुपए की मांग की है। मगर इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि महिला के पति मृत्युंजय ने साक्षी पर उससे पहले 4 अन्य लोगों से शादी करने का आरोप लगा दिया है, जिसका सबूत लिए वो पुलिस महानिरीक्षक के पास पहुंचा। इस दौरान मृत्युंजय ने बताया कि इसके पहले जो 4 शादियां हुई थी उन लोगों के साथ भी साक्षी ने ऐसा ही किया था। वहीं मृत्युंजय ने पूरे सबूत के हाथ पर लेकर एक-एक पन्ने को वो पलटते हुए पुलिस महानिरीक्षक के सामने पहुंच गया और इस संबंध में मृत्युंजय ने तमाम सबूतों को लेकर थाने में आवेदन दिया, लेकिन थाने की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। चाहिए। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है, पिता श्री राजेंद्र प्रसाद, भरत कॉलोनी, आश्रम रोड, पूर्णिया का रहने वाला हूँ। मेरी कुछ दिन पहले 3 दिसंबर 2019 को शादी हुई पूरन देवी मंदिर के प्रांगण से। कुछ दिनों के बाद से ही लड़की का नाम है पम्मी उर्फ साक्षी गुप्ता, पिता श्री रमेश प्रसाद गुप्ता, पता लाइन बाजार झंडा चौक।
ये लड़की पूरी तरह से फ्रॉड है। इस लड़की का पूर्ण रूप से ये प्रोफेशन है, बिजनेस है कि लड़के को फंसाना, उसके बाद उसको दहेज एक्ट में डालना, उसके बाद उसको प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित करके उससे पैसे हटना। ये सारी बात मैं ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सर। इसने अभी तक में 4 शादी की है, जिसमें से 2 शादी का रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि कृपया करके मेरी मदद करे, कि कृपया करके इसका निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि ये लड़की पूर्ण रूप से इलीगल शादी करती है। तो ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पूर्णिया की तस्वीरें। आपको बताते चलें कि पूर्णिया में विवाहित रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला पूरा सामने आया। इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही।